Good morning, everybody. Good morning. और हम लोग आई थिंक पहुंच चुके हैं प्लस पर साइंस एंड टेक कल किसी भी हालत में मतलब आज पब्लिश हो जाएगी, कल से शुरू हो जाएगा। आज 4 बजे तक पब्लिश हो जाएगी। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। सुबह 6:30 बजे। जनरल साइंस तो आपको रिकॉर्डेड ही करना होगा, ठीक है। लगभग 35 लेक्चर होंगे इसमें, 35 70 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, अब वापिस थोड़ा सा सिलेबस पर आ जाते हैं। मैं कमेंट्स और सारी चीजें ब्लॉक कर रहा हूं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम शायद आखिरी जो क्लास कंप्लीट की थी उसमें क्यूब एंड क्यूबाइड की बातचीत हुई थी। और मैंने क्यूब और क्यूबाइड में आपको टोटल कितने स्मॉल क्यूब होंगे इसका एक फार्मूला दिया था, x इंटू वाई इंटू जेड के रूप में। फिर C3 मैंने कहा था कि हमेशा ही 8 होते हैं। फिर C2 मैंने कहे थे कि n-2 इंटू 12। C1 n-2 का स्क्वायर इंटू 6 और C0 n-2 का क्यूब। ये हमारी बातचीत कंप्लीट हुई होगी और हमने क्यूब और क्यूबॉइड में इस तरीके के फार्मूले देखे होंगे। तो एक प्रश्न देख लेते हैं। A 5 centimeter big cube cut into 125 small cube 5 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को 125 छोटे घनों में काटा गया है। A 5 centimeter big cube cut into 125 small cube each have 1 centimeter side, जिसमें प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है। Each have 1 centimeter side, जिसमें प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है। If all surface of the big cube colored by the same color, यदि बड़े घन की सभी सतहों को एक ही रंग से रंगा जाए, if all sides of the big cube colored by the same color, यदि बड़े घन की सभी सतहों को एक ही रंग से रंगा जाए, if all sides of the big cube colored by the same color, यदि बड़े घन की सभी सतहों को एक ही रंग से रंगा जाए, then तब number of small cubes which have two colored surface, ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी दो सतह पर रंग होगा। Number of small cubes which have two colored surface,
प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को 125 छोटे घनों में काटा गया है। प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर की है। यदि बड़े घन की सभी सतहों को एक ही रंग से रंगा जाए तब पहला प्रश्न है कि ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह पर रंग होगा। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच हैव 2 कलर सरफेस। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स which have at least 2 colored surface। ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी न्यूनतम 2 सतह पर रंग होगा। which have at least 2 colored surface, जिनकी न्यूनतम 2 सतह पर रंग होगा। न्यूनतम 2 सतह पर रंग होगा। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स which have no colored surface। ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं होगा। which have no colored surface। और ये ट्राई से छत्तीस 45 27 44 भी आ रहा है। तो पहला प्रश्न, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच हैव 2 कलर सरफेस n-2 इंटू 12। यहां ये सभी को अंडरस्टूड हो गया कि यहां पर n की वैल्यू 5 होगी। यहां n की वैल्यू 5 होगी। पर जब उसने कहा एटलीस्ट टू का मतलब 2 वाले तो चलेंगे ही, लेकिन 3 वाले भी चल जाएंगे। तीन वाले तो हमेशा ही 8 होते हैं।
कई लोग 45 बता रहे थे। आंसर आना चाहिए था 44। और जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं होगा, जिनकी किसी भी सरफेस पर कलर नहीं होगा, C0 n-2 का होल क्यूब। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये टॉपिक थोड़ा टिपिकल है। ऐसे टॉपिक को आप तभी हल करना जब आपको लगे कि बहुत से प्रश्न आए हो। बाकी इसको मतलब ज्यादा सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड वाले में उसने कहा एटलीस्ट 2। भाई एटलीस्ट 2 का मतलब समझ लीजिए, फिर से बता रहा हूं। आपसे किसी ने कहा कि यूपीएससी में सीसेट के क्वालिफाइंग के लिए एटलीस्ट 33% चाहिए, तो जिसके 50% आए वो फेल होगा क्या? तो एटलीस्ट का मतलब होता है उतना तो चलेगा, उससे ज्यादा वाला भी चल जाएगा। तो एटलीस्ट 2 का मतलब 2 और 2 से ज्यादा वाले सभी लोग। तो आइए अब चैप्टर आखिरी शुरू करने जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन। 3 टाइप के सवाल हम इसमें देखेंगे। एक देखेंगे कोडेड रिलेशन, खत्म हो गया वाला। फिर हम देखेंगे पॉइंटिंग टाइप, पॉइंटिंग टाइप। इशारे वाले प्रश्न, शीट मिलेगी इसकी। और फिर हम देखेंगे फैमिली पजल। एज के प्रश्न मैथ्स में आएंगे। एज के जो प्रश्न होते हैं वो मैथ्स में करते हैं हम लोग। अभी एवरेज हुआ नहीं है। लिख लिया है कूट संबंध, इशारे वाले प्रश्न, परिवार पहेली। अब यहां एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं फिर से कि रिलेशंस जनरली हिंदी में बहुत डाइवर्सिटी है, अंग्रेजी में रिलेशनों की डाइवर्सिटी बहुत कम है। जैसे हिंदी में चाचा, मामा, फूफा, मौसा। अंग्रेजी में सबके लिए एक ही नाम है, अंकल। ये पैटर्नल हो जाते हैं, ये मैटरनल हो जाते हैं। तो ऑप्शन में जहां आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो तो अंग्रेजी वाले ऑप्शन पसंद करना। बड़े चाचा, छोटे चाचा ये भी होते, पर यहां सब अंकल ही रहेंगे। पिता के साइड वाले पैटर्नल कहलाएंगे, माता के साइड वाले मैटरनल कहलाएंगे। बिल्कुल। तो अंग्रेजी वाले रिलेशनों पर ज्यादा गौर करेंगे। दूसरा, हमेशा हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नीचे की ओर बनती है
नेक्स्ट जनरेशन मतलब सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। जो ओल्ड जनरेशन है वह ऊपर की ओर बनेगी, जैसे फादर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंडमदर, सभी। जो ब्रदर सिस्टर हैं वह हॉरिजॉन्टल बनेंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम डबल लाइन से दिखाएंगे, बाकी सबके रिलेशनों को हम एक लाइन से दिखाएंगे। और एक आखिरी बात, तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, जो अभी शायद इजी लगे लेकिन कंफ्यूज बहुत करता है। मान लीजिए कि आपको पता है कि पी पिता है, पी इज फादर, और एस सन है, एस पुत्र है, आपको पता है। प्रश्न पूछा है हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। पी का एस से क्या संबंध है? हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। पी का एस से क्या संबंध है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं। फादर, सन, मैं गलत आंसर लगा रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि वो मूर्ख कौन है जिसका कक्षा पर ध्यान नहीं है। अब आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। वैसे नन लगाना चाहिए था तो और भी पता चल जाते कौन महान है। तो ऐसे सवालों में हमेशा याद रखोगे कि बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा। बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा? तो बाद वाला व्यक्ति जो एस है वो पहले वाले को पिता कहेगा। हमेशा क्या याद रखोगे? सेकंड पर्सन फर्स्ट को क्या कहेगा। जैसे मैंने कहा होता हाउ इज मोहन रिलेटेड टू सुरेश, तो सुरेश मोहन को क्या कहेगा। ये पॉइंट नोट रखेंगे। सेकंड पर्सन फर्स्ट को क्या कहेगा, यही हमारा आंसर होता है। तो टाइटल डाल दीजिए कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन, कूट संबंध। कोडेड रिलेशन में क्या होगा कि आपको जानकारी दी जाएगी। पहले लिखना जानकारी पहली। P plus Q means P is the father of Q। P plus Q कहीं पर भी वो अब जानकारी दे रहा है ताकि फिर इसके बाद वो आपसे प्रश्न पूछेगा और उसमें ऐसा प्लस माइनस यूज वर्ड वो करेगा।
तो आपसे वो कह रहा है कि P प्लस Q का मतलब है P Q का पिता है, P इज द फादर ऑफ Q। हिंदी वाले लिखेंगे P प्लस Q का मतलब P पिता है Q का। P माइनस Q मीन्स, मतलब प्लस का मतलब पिता कह रहा है वो। P माइनस Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, P Q की माता है, P इज द मदर ऑफ Q, P Q की माता है। P मल्टीपल Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, P Q का भाई है, P इज द ब्रदर ऑफ Q, P Q का भाई है। P डिवाइड Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q, P Q की बहन है। P स्टार Q मीन्स, P स्टार Q का मतलब P इज द सन ऑफ Q, P Q का पुत्र है। P is the son of Q, P Q का पुत्र है। P hash Q means, P hash Q का मतलब P is the daughter of Q, P Q की पुत्री है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि ऐसा क्या होता है इसमें, कि आपको जानकारी दी जा रही कि देखो भाई प्लस अगर कहीं साइन आया अब हमारे प्रश्न में, तो आप समझ जाना कि पिता की बात है, माइनस का मतलब माता की बात है, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर की बात है, डिवाइड का मतलब क्यू की बात है, सिस्टर की बात है। तो यहां एक और चीज समझना, इसमें ये जो जानकारी है वो इसके बारे में सारी बातें बता रही है कि P इसका कौन लगेगा, P इसका कौन लगेगा, P इसका कौन लगेगा। सभी में जानकारी आपको पहले वाले के बारे में पता चल रही है कि P कौन है P। तुम्हें क्यों नहीं पता, जैसे भाई तुम्हें पता है P पिता है, पर Q पुत्र और पुत्री कोई भी हो सकता है, तो क्लैरिटी नहीं है। तो इसमें पहले वाले की जानकारी है, दूसरे की नहीं होती है। अब प्रश्न लिखना, हाउ इज A रिलेटेड टू F इन द गिवन एक्सप्रेशन। दिए गए समीकरण में A का F से क्या संबंध है। दिए गए समीकरण में A का F से क्या संबंध है। हल मत करना, सीखने पर ज्यादा ध्यान देना, फिर अगले सवाल से आपको ये ट्राई करना है। अब एक इक्वेशन दे दिया और पूछ रहा है कि F A को क्या कहेगा, F A को क्या कहेगा। तो इधर ध्यान देंगे, पहले तो हमें वो कोडेड रिलेशन पता हो,
अभी हमने जो बनाए थे, तो हम एक डब्बा बनाते ताकि मुझे वो बार बार पढ़ना ना पड़े। एक डब्बे में सिंबल लिखते हैं और एक डब्बे में उनका मतलब। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन और डॉटर। तो अब मुझे बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि उस सिंबल का मतलब क्या था। तो सबसे पहले हम कहेंगे भाई प्लस। प्लस का मतलब है कि ये फादर है, ये फादर है। और बी उनका सन या डॉटर कुछ भी होगा तो नीचे आएगा। फिर उसने कहा कि बी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है ब्रदर। बी ब्रदर है। और भाई बहन, भाई भाई सब एक लाइन में आते हैं। फिर डिवाइड। डिवाइड का मतलब सी सिस्टर है, डी की। डी स्टार। स्टार मतलब डी सन है। डी सन है ई का, मतलब ई उसके पिता या माता होगी तो ऊपर जाएंगे। यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ए का भी वो बेटा, ई का भी वो बेटा, मतलब अंडरस्टूड है कि ये हस्बैंड वाइफ ही होंगे। हस्बैंड वाइफ ही होंगे। और फिर ई हैश। हैश मतलब डॉटर। ई डॉटर है एफ की। ई एफ की डॉटर है। तो एफ ए को क्या कहेगा? उसकी बेटी का हस्बैंड। उसकी बेटी का हस्बैंड मतलब दामाद या सन इन लॉ। कठिन सवाल है नो डाउट, बट ये सवाल भी आते हैं। प्लस माइनस कुछ नहीं किया हमने, प्लस माइनस नहीं किया है, बल्कि उसने ऐसे सिंबल दिए थे। वो चाहे तो प्लस माइनस की जगह ऐसा भी यूज कर सकता है। P@Q का मतलब P पिता है, P कॉपीराइट, Q का मतलब P माता, ऐसा कुछ भी दे सकता है। सबसे पहले तो हमने, उसने कहा कि ए फादर है तो हमने ए को फादर बनाया। बी ब्रदर है तो हमने बी को ब्रदर बनाया सी का। सी सिस्टर है डी की, सी सिस्टर हो गई डी की। डी बेटा हो गया ई का, और ई बेटी हो गई एफ की। आप लोगों को ट्राई करना है, आप लोगों को ट्राई करना है। वैसे अभी तक यूपीएससी ने इतना कठिन पूछा नहीं है। अभी तो यूपीएससी ने एक ही सवाल पूछा है, बस ये था ए प्लस क्यू मतलब ए पिता है, ए माइनस क्यू मतलब ए हस्बैंड है। बस ऐसे ही दो जानकारी पर यूपीएससी ने प्रश्न बनाया था।
वो 2 बॉक्स आपको बनाने पड़ेंगे। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए? एफ का ए से क्या संबंध है? पुत्र पुत्री या ग्रैंडसन और नन? तो ए स्टार बी स्टार का मतलब, अभी हमने जो बक्से बनाए थे, स्टार का मतलब था सन, तो ए सन है। बी का फिर वो कहता है बी माइनस, बी मदर है सी की, सी डॉटर है, डॉटर डी की। अब वो बी की भी डॉटर और डी की भी डॉटर, मतलब ये हस्बैंड वाइफ हो। डी फादर है ई का, डी फादर है ई का। प्लस का मतलब पुरुष, और ई स्टार ई स्टार 1 सेकंड। ई स्टार मतलब पुत्र है। एफ का मतलब डी की 2 पत्नियों वाला सवाल है ये। ई पुत्र है एफ का, डी की 2 पत्नियों वाला सवाल है। तो एफ ए को क्या कहेगी? तो सन के रूप में ही माना जाएगा। एफ फादर क्यों नहीं? अरे ये यहां पुरुष है ना, तो पुरुष का पुरुष के साथ कैसे विवाह होगा?
एफ ए को क्या कहेगा, एफ ए को क्या कहेगा, यही बताया मैंने बार बार। ये पुरुष का विवाह किससे होगा? हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, सॉरी, एफ रिलेटेड टू ए, स्टेप मदर। स्टेप मदर, चेहरे भयानक ना करिए, एक बार और ट्राई करके देख लो। सवाल तो आएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहे हैं, अच्छे सवाल है, कठिन सवाल होते हैं। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? ए का एफ से क्या संबंध है? एक नया इक्वेशन। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? ए का एफ से क्या संबंध है? आंसर आएगा स्टेप मदर, पहले वाले में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पीएचडी वाले में। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? ब्रदर, भाई, कजिन, सिस्टर, फादर, नन। 45 सेकंड का टाइम है। मैक्सिमम लोगों ने सी लगाया है। आइए देख लेते हैं। ए हैश, हैश का मतलब है डॉटर। बी प्लस, बी पिता। सी स्टार, सी पुत्र। ये हस्बैंड वाइफ हो गए मतलब। डी मदर और ई सिस्टर। तो बी और डी पिता मतलब माता पिता हैं, उनके 4 बेटे बच्चे हैं, जिसमें एफ ए को सिस्टर कहेगी। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने भी आंसर सी निकाला है। आई थिंक अब कई लोग हल कर पा रहे हैं, अब उत्तर निकल पा रहे हैं उन लोगों के कि कैसे फ्लो चार्ट बनाया जाता है। एक आखिरी ट्राई करके देख लो। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? ए का एफ से क्या संबंध होगा? हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ?
ब्रदर, सिस्टर, फादर, अंकल, कजिन। भाई बहन, पिता, अंकल मतलब चाचा, मामा, कुछ भी, और कजिन मतलब भाई या बहन सौतेला। सॉरी, सौतेला नहीं, मतलब किसी न किसी चाचा का बेटा, चचेरा भाई, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, कोई भी। ए पुत्र है बी का, बी डॉटर है सी की, सी मदर है डी की, डी पिता है ई के, ई बहन है एफ की। तो सी के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का बेटा है ए और लड़के के दो बच्चे हैं। तो एफ ए को क्या कहेगा? उसके बुआ का बेटा, और बुआ का बेटा मतलब कजिन, फुफेरा भाई, फुफेरा भाई। तो फिर इस टाइप के भी सवाल देखते चलिएगा। लिखिएगा टाइप 2, पॉइंटिंग टाइप के सवाल, इशारे वाले सवाल। ज्योति, क्लास को फिर से देख लेना। कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ए जो था वो सन है बी का, बी जो है वो डॉटर है सी की, सी जो है वो मदर है डी की, डी जो है वो पिता है ई का, और ई जो है वो भाई है, बहन है एफ की। थोड़ा टाइम लगेगा, टिपिकल क्वेश्चन है। ए फ्लो चार्ट कैसे बनाना है मैंने बताया था, पुरानी पीढ़ी ऊपर, नई पीढ़ी नीचे, सेम जनरेशन के लोग हॉरिजॉन्टल बनाए जाएंगे। जिनको नहीं समझ में आया वो छोड़ दे, कोई इतने सवाल आते नहीं, कोई 10-12 सवाल नहीं आते इसमें से। पॉइंटिंग टाइप के जो सवाल हैं वो केवल पीसीएस जैसे एग्जाम या बाकी में आते हैं। यूपीएससी ने पॉइंटिंग टाइप पर सवाल पूछे नहीं, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं बस, कि अगर आ जाए तो। पॉइंटिंग टाइप के सवालों में मेरा बस सजेशन इतना सा है कि कोशिश करो कि हिंदी में पढ़ो, हिंदी में जल्दी प्रश्न समझ में आएगा। जैसे देखना, पहले मैं अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं। अनिल इंट्रोड्यूस रोहित। अनिल रोहित का परिचय देते हुए कहता है, अनिल इंट्रोड्यूस रोहित as the son of the only brother
ऑफिस, फादर्स वाइफ, हाउ इज रोहित रिलेटेड टू अनिल। हिंदी वाले लिखेंगे, अनिल रोहित का परिचय देते हुए कहता है कि वह, देखना आप हिंदी में ध्यान से सुनना, कि वह मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी के इकलौते भाई का पुत्र है। अनिल रोहित का परिचय देते हुए कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते भाई का पुत्र है। तब रोहित का अनिल से क्या संबंध है? तब रोहित का अनिल से क्या संबंध है? कजिन, सन, सन इन लॉ, ब्रदर। कजिन मतलब चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, कोई भी। पहला सवाल है, मैं हल करूंगा, लेकिन पहले एक बार देख लेते। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जैसे ही हिंदी पढ़ोगे तो उत्तर आना शुरू हो जाता है, अंग्रेजी में दिक्कत आती है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे सवालों को आप हिंदी में ही सॉल्व करें तो आपको जल्दी आंसर दिखाई देगा। इंग्लिश मीडियम वालों को इसमें सॉल्व करना हो तो यहां से पीछे से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो, अनिल बोल रहा है रोहित के बारे में कि वह कोई और नहीं, उसके पिता की पत्नी। तो अनिल के पिता की पत्नी मतलब अनिल की मदर, मदर का भाई मतलब अनिल का मामा, और मामा का बेटा। तो अनिल मैटरनल कजन, ममेरा भाई कहेगा। हिंदी में धीमे पढ़ो इसको। जो लोग इमोजी में लगे हुए हैं भयानक चेहरा दिखाने में, वे कमेंट्स करें ताकि उनकी आत्मा को हम प्रत्यक्ष रूप से श्रद्धांजलि दे सके। अप्रत्यक्ष रूप में शांति और मोक्ष नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होना पड़ेगा। क्योंकि इतना सिंपल सवाल भी ना आए तो तुमसे ना हो पाएगा। फिर ट्राई करिए। ठीक है, ट्राई करना फिर से। केवल हिंदी में पढ़ूं? क्योंकि इंग्लिश में कोई मतलब नहीं है, रियल में बताऊं मैं तो। ठीक है, मैं तो रियलिटी में कहूंगा कि इंग्लिश में कोई जरूरत नहीं थी, पर फिर भी जैसे आपके दिमाग में है
तो हम एक बार फिर देख लेते हैं। पॉइंटिंग टू ए लेडी राजन सेड, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजन कहता है। पॉइंटिंग टू ए लेडी राजन सेड, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजन कहता है। She is the daughter of the woman. She is the daughter of the woman who is the mother of the husband of my mother, who is Lady to Rajan. एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजन कहता है कि वह मेरी माता के पति के माता की पुत्री है। वह मेरे माता के पति के माता की पुत्री है। तब महिला का राजन से क्या संबंध होगा? तब महिला का राजन से क्या संबंध होगा? अब आंटी का मतलब चाची, मामी, फूफी, बुआ सब आ जाएगा। डॉटर, सिस्टर, मदर। बहुत बढ़िया, बेस्ट। हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि रियल में ये जितना जल्दी हिंदी में सॉल्व होता है उतना इंग्लिश में नहीं हो पाता। बहुत अद्भुत। फिर से ट्राई करिए। लिखना, अरुण सेड, अरुण कहता है। अरुण सेड, अरुण कहता है। ये करवाने की जरूरत नहीं है, 92% लोग कर पाए हैं। दिखा देता हूं मैं। राजन की मदर, मदर का हस्बैंड मतलब राजन का फादर, फादर की मदर मतलब ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर की डॉटर है वो लेडी। तो राजन के पिता की बहन मतलब फूफी, बुआ, कई नामों से जाना जाता है इन्हें। लिखना, अरुण कहता है कि यह लड़की, अरुण सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर। अरुण कहता है कि यह लड़की मेरे माता के पोते की पत्नी है। मेरे माता के पोते की पत्नी है। अरुण सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर। यह लड़की मेरे माता के पोते की पत्नी है। हाउ इज अरुण रिलेटेड टू गर्ल?
अरुण का लड़की से क्या संबंध है? फादर, डॉटर, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ। यह लड़की मेरे माता के पोते की पत्नी है। शब्द पर ध्यान देंगे। पिता, पुत्र, बहू, सास, सासें, ससुर। शब्द पर गौर करें। मैंने आपको बताया था हाउ इज अरुण रिलेटेड टू गर्ल। बाद वाला पहले को क्या कहेगा, यही आंसर चुनना है। अरुण के मदर का ग्रैंडसन, मतलब अरुण का सन और उसकी पत्नी है ये। तो पुत्र की पत्नी अरुण को ससुर कहेगी। मैंने बार बार आपसे कहा है, प्रश्न पर जरूर गौर करो, प्रश्न पर गौर करो। जिन्होंने भी सी निकाला, अब आप सोचो कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, बस छोटी सी गलती। तो मैंने आपको इसलिए थ्योरी बताई थी कि बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा, यह आंसर होगा। ट्राई करिए। थोड़ा कठिन कर रहे हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड ए गर्ल इन द पिक्चर, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सरिता कहती है, पॉइंटिंग टूवर्ड ए गर्ल, पॉइंटिंग टूवर्ड ए गर्ल इन द पिक्चर, सरिता सेड, सरिता कहती है, शी इज द मदर ऑफ नेहा, शी इज द मदर ऑफ नेहा, वह नेहा की माता है। वह नेहा की माता है। शी इज द मदर ऑफ नेहा, whose father is my son, whose father is my son, जिसका पुत्र, जिसका पिता, पुत्र मत लिखना, जिसका पिता मेरा पुत्र है। whose father is my son, जिसका पिता मेरा पुत्र है। हाउ इज सरिता रिलेटेड टू द गर्ल, सरिता का लड़की से क्या संबंध है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सरिता कहती है कि वह नेहा की माता है, जिसका पिता मेरा पुत्र है। सरिता का लड़की से क्या संबंध है, मतलब लड़की सरिता को क्या कहेगी। ऑप्शन दे रहा हूं मैं। मदर,
ग्रैंडमदर, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, माता, दादी, सास, बहू। आइए देखना, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सरिता कहती है कि वह नेहा की मां है। वो लड़की कोई और नहीं, नेहा की मां है, जिसका पिता, अब किसका पिता? जिसका पिता मतलब लाल लालियो, किसका पिता? नेहा का। नेहा का पिता लाल लालियो, नेहा का पिता, जो भी नेहा का पिता है वो सरिता का बेटा है। मतलब उस लड़की का हस्बैंड सरिता का बेटा है, तो लड़की सरिता को आंसर आना चाहिए था ऑप्शन सी, मदर इन लॉ। ये लड़की नेहा की मां है, नेहा का फादर, लड़की का हस्बैंड सरिता का बेटा है, तो लड़की सरिता को सास कहेगी। पर इस चैप्टर का आखिरी और टिपिकल सवाल देख लीजिए, लिखा पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए मैन सेड, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए मैन सेड, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मुझे ना तो कोई भाई है ना बहन। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मुझे ना तो कोई भाई है ना बहन। बट दैट मीन्स फादर, लेकिन इस आदमी का पिता, बट दैट मीन्स फादर इज माई फादर सन, लेकिन इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है। Whose photograph was it? यह फोटोग्राफ किसका है? His own, उसका स्वयं का। His son, उसके पुत्र का। His father, his brother। मैं गलत आंसर लगाऊंगा ताकि मुझे कुछ ऐसे लोग मिल सके जो महानता की सीमाओं के नजदीक है। प्रश्न मैं फिर पढ़ दे रहा हूं,
एक आद फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है कि मुझे ना तो कोई भाई है ना बहन, लेकिन इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, तो यह फोटोग्राफ किसका है? मैं गलत आंसर लगाना चाह रहा हूं। ये है महान लोग, जिसमें अपना नाम दर्ज किया है ज्योति और कृष्णा ने। इनको प्रश्न भी पढ़ते नहीं आता। इनमें लिखा हुआ है कि उसे ना तो कोई भाई है ना बहन, फिर भी उसने भाई उत्तर चुन लिया। यह फोटोग्राफ उसके बेटे का है। जो लोग पहुंचे थे कि वो स्वयं है, वो स्वयं फोटोग्राफ का पिता है, क्योंकि जानकारी फोटोग्राफ की नहीं दी है। यही तो बदमाशी की है प्रश्न में। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है कि इसका पिता, मतलब वो फोटोग्राफ की जानकारी नहीं दे रहा है, पिता की जानकारी दे रहा है। तो पिता स्वयं है वो। इसका पिता मेरे पिता का पुत्र है, और मेरे पिता को तो इकलौता पुत्र मैं ही था, मतलब ही इज ऑन फादर है वो। तो आदमी का पिता मतलब उसका गारंटेड सन होगा। इसका पिता मेरे पिता का पुत्र है, और इसके पिता को तो एक ही पुत्र था, मतलब इस फोटोग्राफ का पिता है वो, फोटोग्राफ उसके बेटे का है। सवाल कठिन नहीं है, आप उत्तर निकाल चुके थे, लेकिन ये मत भूलिए कि वह फोटोग्राफ का पिता है। तो कल अब इसमें कवर करेंगे आखिरी फैमिली पजल, और कल रीजनिंग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, रीजनिंग एंड हो जाएगा। आइए मैथ्स पर आइए। मैथ्स में हमने टाइम एंड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड के बारे में बातचीत शुरू कर दी थी, और हमने आपको बताया था कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कितने सवाल हुए थे इसमें? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 2। एक और प्रश्न लिखिए पहले। लिखना, a person first 200 kilometer distance travel at the rate of 50 kilometer per hour। एक व्यक्ति पहले 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। A person first 200 kilometer distance travel at the rate of 50 kilometer per hour. Next 3 hour, he travel at 25 kilometer per hour. अगले 3 घंटे वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अगले 3 घंटे वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है।
and last 135 kilometer distance he travel at the rate of 45 किलोमीटर पर आवर तथा अंतिम 135 किलोमीटर की दूरी वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। पैंतालीस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। What is the average speed? तब इस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। What is the average speed? उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। इकतालीस किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर, 25 के हिसाब से 3 घंटे में 75 किलोमीटर। टोटल टाइम यहाँ 4 घंटे, या 3 घंटे, या 3 घंटे। (41 किलोमीटर पर आवर। आंसर आएगा 41 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको इसी में एवरेज स्पीड में ही नए सवाल दिखा रहा हूं। कुछ सवाल इसमें टिपिकल तब होता है, ध्यान से सुनो, इसमें सवाल टिपिकल तब बनता है जब ना तो डिस्टेंस दी जाए ना स्पीड टाइमिंग, फिर भी एवरेज स्पीड पूछा जाए। लिखना, ए पर्सन फर्स्ट 3/4 किलोमीटर डिस्टेंस, 3/4 जर्नी, किलोमीटर मत लिखना, 3/4 जर्नी ट्रेवल at the rate of 50 kilometer per hour, 50 kilometer per hour. A person first 3/4 journey travel at the rate of 50 kilometer per hour. एक व्यक्ति 3/4 दूरी, एक व्यक्ति 3/4 दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ए पर्सन 3/4 जर्नी ट्रेवल एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। और शेष दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। और शेष दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। Then
एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन इन होल जर्नी, तब इसके यात्रा की कुल औसत चाल ज्ञात कीजिए। कुल औसत चाल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, ध्यान देना, देखो इसमें ना डिस्टेंस दी है ना ही हमें टाइम दिया है, बल्कि डायरेक्ट बताया 3/4। तो अगर आप इसको x मान के करोगे तो सवाल थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। मेरा इसमें सजेशन है कि आप इसको x मान के मत हल करो, बल्कि आप ऐसे सवालों में कोई ऐसा डिस्टेंस लो जिसके 3/4 और बचा हुआ 1/4, बचा हुआ कैसे, 4 में से 3 तो एक हिस्सा बचा, आसानी से कर सको। तो मान लो कि डिस्टेंस ले लो 400 किलोमीटर। 400 क्यों, 100 के मल्टीप्लाई में क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि इजी जाता है। तो एक्स एज्यूम मत करो, ऐसी डिस्टेंस एज्यूम करो जो जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर, पहला 3/4 मतलब 300 किलोमीटर कैसे निकालोगे, 3/4 और ये 100 किलोमीटर। तो ये 400 बटे में 300 किलोमीटर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। 300 किलोमीटर की दूरी 50 के हिसाब से 6 घंटा लगा होगा। 100 किलोमीटर की दूरी 25 के हिसाब से 4 घंटे लगे होंगे। 10 घंटे का मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। तो ऐसे सवाल जहां पर भी हम बातचीत कर सकते हैं कि हाँ ये टोटल डिस्टेंस कितना है, और मतलब जहां कुछ ना दिया जाए वहां कोशिश करिए कि आप ऐसे सॉल्व करें। ऐसी जगह पर हम दूरी d या x नहीं मानेंगे, बल्कि कोई ऐसा आंकड़ा लेंगे जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकें। अब आप ट्राई करना। ए पर्सन फर्स्ट 2/3 डिस्टेंस ट्रेवल एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति पहली 2/3 दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ए पर्सन फर्स्ट 2/3 डिस्टेंस ट्रेवल एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति पहली 2/3 दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। While remaining distance he travel at the rate of 60 किलोमीटर पर आवर। जबकि शेष दूरी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। While remaining distance he travel at the rate of 60 किलोमीटर पर आवर। जबकि शेष दूरी वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है।
व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी, तब इसके यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अभी भी वैसे आंसर नहीं आ रहे हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इस बार डिस्टेंस मुझे बस आप बताएं आपने क्या मानी। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस, बहुत बढ़िया। 300 टोटल डिस्टेंस में ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 100। 300 इसलिए माना क्योंकि 2/3 और 1/3, तो 200 किलोमीटर 40 के हिसाब से 5 घंटे और 100 किलोमीटर 60 के हिसाब से 5/3 घंटे। तो नीचे का एलसीएम आ गया 3, 15 + 5, 3 को भेज दो ऊपर, 300 गुना में 3, आंसर आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड में ऐसे भी सवाल आते हैं। अब आखिरी टाइप है एवरेज स्पीड का, इसमें ट्रिक्स बेस्ड सवाल आएंगे, ट्रिक्स बेस्ड। लेकिन जब एवरेज स्पीड में ट्रिक्स लगेगी तो कोई ना कोई कंडीशन भी होगी। तो एवरेज स्पीड में ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चनों पर आते हैं। अगर कहीं पर भी कोई व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी बराबर हो अलग अलग स्पीड से, दूरी बराबर हो, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होगा 2s1s2 बाय s1 प्लस s2। अगर 3 इक्वल डिस्टेंस है तो फिर फार्मूला टिपिकल हो जाता है, ज्यादा बेटर है फिर मेथड से ही कर लेना। ट्रिक्स का मतलब है अतिरिक्त, पर मेथड से तो उत्तर आएगा ही। ये बहुत टिपिकल हो जाएगा, यही तक यूज करना। पर ये बात ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न में ऐसा लिखा नहीं होगा कि दूरियां बराबर है मधुकर सर की ट्रिक्स लगा दो। तुम्हें पहचानना पड़ेगा। और कैसे पहचानोगे? या तो कहेगा कि एक व्यक्ति घर से बाजार गया वापिस आया, तो गया और आया मतलब दूरी सेम है। या तो फिर सवाल आएगा कि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी और अगली आधी दूरी, आधी आधी दूरी का सवाल है। अपने यात्रा की आधी दूरी फिर अगली आधी दूरी, ऐसे सवाल हो सकते हैं।
बाकी मेथड से तो उत्तर आएगा, लेकिन ये जल्दी उत्तर देगा। जैसे मैं आपको एक दो सवाल दिखा देता हूं, लिखो। ए पर्सन गोज टू मार्केट एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति घर से बाजार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, एंड कम बैक एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, एंड कम बैक एट 60 किलोमीटर पर आवर, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तब उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तब उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। तो एग्जाम हॉल में आपको याद आना चाहिए था कि यार डायरेक्ट्रिक्स हम लगा सकते हैं। एवरेज स्पीड हो जाएगा 2s1s2 s1 प्लस s2, 40 60 40 और 60। तो ऐसे सवाल जहां भी आए आपको इस पैटर्न से सॉल्व करना है। अगर इसको और कठिन करना चाहे तो सवाल ऐसा बनेगा, लिखना। ए पर्सन गोज टू मार्केट, ए पर्सन गोज टू मार्केट एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, and come back at the rate of 30 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति घर से बाजार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। इसे कुल 10 मिनट का समय लगता है। He take 10 मिनट। इसे कुल 10 मिनट का समय लगता है। What is the distance of the market from the house? तब इसके घर से बाजार कितनी दूरी पर होगा? तब इसके घर से बाजार कितनी दूरी पर होगा?
बताए क्या आंसर आ रहा है? दो किलोमीटर, 4 किलोमीटर। देखो, सबसे पहले तो पहला मेथड जो हमने एवरेज स्पीड का पढ़ा, हमें पता है कि अगर इक्वल डिस्टेंस हो तो एवरेज स्पीड डायरेक्टली ऐसे निकलेगी। बीस प्लस 30, चौबीस किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी एवरेजन स्पीड है। और एवरेजन स्पीड का मतलब इससे पता चल जाता है कि वो औसतन कितना किलोमीटर चलता है। तो हमें पता चला कि महोदय वो 60 मिनट में, 1 घंटे में 24 किलोमीटर चलता है, तो 10 मिनट में कितना चला होगा? 4 किलोमीटर। लेकिन लाल लालियो भूलो मत, इसमें वो गया और आया है, 2 राउंड है, मतलब मार्केट मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वो गया और आया है ना। दूसरा तरीका, अगर आप इसको ऐसे ना हल करना चाहो, तो माना मार्केट जाने का T1 टाइम लगा, वापिस आने का T2 टाइम लगा, कुल 10 मिनट है। मिनटों को हम हमेशा आवर में बदलेंगे क्योंकि किलोमीटर पर आवर में स्पीड डी। तो माना दूरी डी है, पहले 40 से गया, पहले 20 से गया, फिर 30 से गया, एलसीएम आ गया 60, 3D 2D, ये हो गया 10, 5D इज इक्वल टू 10। ये भी एक अच्छा तरीका है, अगर आप सीखना चाहो तो ये भी एक अच्छा तरीका है जिससे आप दूरी निकाल सकते थे। आपको पता है कि पैदल, अब सॉरी, गया और आया इतना टाइम लगा है। पहला तो टिपिकल मेथड है मेरे हिसाब से, उल्टा ये मेथड ज्यादा इजी है। अब आइए हम शुरुआत करने जा रहे हैं नया कंसेप्ट, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल। बाद में लिख लीजिएगा जिनका बच गया है। रिलेटिव स्पीड, पहले तो अब ये समझते हैं नया क्या है। तो रिलेटिव स्पीड ये वर्ड होता है एक चलती हुए ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड। जैसे मान लीजिए कि शर्मा जी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और वर्मा जी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकले हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई मैं अपने छत से देख रहा था तो मुझे ये 10 से दिखे और ये 15 से दिखे। ये नॉर्मल स्पीड की बात हुई, स्पीड की। लेकिन शर्मा जी ने कहा, काहे कि वर्मा जी की स्पीड 15 की है, मेरे रिस्पेक्ट में तो केवल 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चलते हैं।
तो रिलेटिवली जब आप बातचीत करते हैं, किसी एक पर्सन के रिस्पेक्ट में आप बातचीत करते हैं जो कि ऑलरेडी चल रहा था, तो एक चलते हुए व्यक्ति के रिस्पेक्ट में दूसरे चलते हुए व्यक्ति की स्पीड। अब यहां पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग, रिलेटिव स्पीड वर्ड केवल तभी यूज करेंगे, रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट वी यूज only on whenever two items start traveling together। सापेक्षिक चाल शब्द केवल तब उपयोग किया जाएगा जब दो वस्तुएं एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। जब दो वस्तुएं एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, केवल उसी टाइम में हम रिलेटिव स्पीड वर्ड यूज करेंगे, केवल उसी टाइम, बाकी नहीं। तो यहां रिलेटिव स्पीड के दो कंसेप्ट होंगे। फर्स्ट, when they are moving in the same direction, जब वे एक ही दिशा में गतिशील हो, when they are moving in same direction, जब वे एक ही दिशा में गतिशील हो, when they are moving